आज का नया साल बाकी सबके लिए खुशियां लेकर आया था, लेकिन अनुपमा के दिल में बेचैनी थी। सब लोग हंसी खुशी में डूबे हुए थे, पर वह अपने बच्चों के बारे में सोच सोचकर परेशान थी। देविका ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अब उसे अपने बच्चों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कोठारी परिवार है ना, वो सब संभाल लेंगे, देविका ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन अनुपमा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन माँ होना कैसे छोड़ दूँ देविका। जब मेरे बच्चे रो रहे होंगे तब मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ। उसकी आंखों में बेचैनी और दिल में ममता साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि ईशानी की गलती का असर सिर्फ परी पर नहीं बल्कि राही, अंश और माही पर भी पड़ेगा, और एक बार फिर उसकी परवरिश पर सवाल उठेंगे। सरिता ने धीरे से कहा, राही सब संभाल लेगी, उसे खुद को साबित करने का मौका दो। देविका ने भी सिर हिलाया। अनुपमा, अब बच्चों को खुद अपने फैसले लेने दो। उन्हें अपने मसलों का हल खुद ढूंढने की आदत डालनी होगी। वह थोड़ा रुककर बोली, तुम्हारे बिना मैं खुद नहीं जानती कि एक अच्छी माँ कैसे बनती है। जया की परवरिश में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। भारती और जसप्रीत भी आगे बढ़कर बोली, हाँ अनुपमा, हमें भी तुम्हारी जरूरत है। पर सरिता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहती हो तो पीछे मुड़कर मत देखो। अनुपमा चुप रही, लेकिन उसका मन भीतर से टूट गया। वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, पर दिल की गहराइयों में कुछ उसे राही, परी और बाकी बच्चों की तरफ खींच रहा था। दूसरी तरफ राही अपने कमरे में बेचैन होकर बार बार मोबाइल देख रही थी। उसने प्रेम को कॉल किया और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है प्रेम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे याद आया कि अगर मम्मी होती तो वह कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेती। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तभी फोन की घंटी बजी। कुछ पल को उसे लगा कि शायद अनुपमा का कॉल होगा। उधर अनुपमा भी उसी वक्त राही को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे खुद पर भरोसा करना सीखने दो अनुपमा। अगर तुम अभी कॉल करोगी तो वो कभी खुद चीजें संभालना नहीं सीखेगी। अनुपमा ने अनमने मन से फोन वापस रखा, लेकिन दिल की गहराई में वह जानती थी कि उसकी बेटी अभी बहुत कुछ झेल रही है। शाह हाउस में इस वक्त स्थिति और भी बिगड़ चुकी थी। किंजल परी को खाना खिला रही थी, लेकिन माहौल में तनाव साफ था। उसने धीरे से कहा, परी, तुमने मोटी बा से बहुत बदतमीजी की है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबूजी चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखों में चिंता थी। किंजल ने कहा, बाबूजी, आप पराग जी से बात कीजिए, शायद कुछ हल निकल आए। लेकिन परी ने गुस्से में सिर हिलाते हुए कहा, अब कोई भी कोठारियों से बात नहीं करेगा। बस बहुत हो गया, और गुस्से में वहां से चली गई। किंजल ने बाबूजी की तरफ देखा, कृपया कुछ कीजिए। बाबूजी ने अनिच्छा से फोन उठाया, लेकिन तभी लीला ने आगे बढ़कर उनका हाथ रोक दिया। अब नहीं, लीला ने कठोर आवाज में कहा, ये तोशु, पाखी और किंजल की बातें हैं। अब हम इसमें दखल नहीं देंगे। जैसे अनुपमा थक चुकी है, वैसे ही हम भी थक चुके हैं। किंजल सन्न रह गई। लीला ने आगे कहा, ये घर बाबूजी का है, और अब मैं इसमें कोई तमाशा नहीं चाहती। तुम सब जो करना चाहो करो, लेकिन हमें छोड़ दो। फिर उसने पाखी की तरफ मुड़कर कहा, तुम ना अच्छी बेटी बन सकी और ना ही अच्छी माँ, हमेशा बस अपने मतलब की सोची। पाखी की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। तभी तोशु ने कठोर लहजे में कहा, मैं राजा और ईशानी को एक नहीं होने दूंगा। पाखी ने जवाब दिया, मैंने कभी ईशानी को परी की शादी तोड़ने के लिए नहीं उकसाया। तुम गलत समझ रहे हो। किंजल ने बीच में आकर कहा, पाखी, अब तुम ईशानी को संभालो, वो पूरी तरह बिखर चुकी है। फिर वह खुद मीता को कॉल करने लगी ताकि हालात को कुछ सुधारा जा सके। उधर कोठारी हाउस में माहौल भी कुछ बेहतर नहीं था। मोटीबा ने देखा कि अनिल के फोन पर किंजल का कॉल आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत कहा, फोन मत उठाना, अभी हमें अपने घर की इज्जत संभालनी है। वो लोग पहले हमारे फोन नहीं उठा रहे थे, अब हम भी उनका फोन नहीं उठाएंगे। अनिल चुपचाप फोन को साइलेंट कर देता है। तभी राही अंदर आती है और कहती है, मोटीबा, मैं जाकर परी से बात करना चाहती हूँ।
मुझे लगता है वो समझ जाएगी कि जो फोटो वायरल हुआ है वो झूठा है। राजा ने उसे धोखा नहीं दिया। अगर मैं उससे बात कर लूं तो वो घर वापस आ जाएगी। ख्याति पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, राही, अभी ऐसा मत करो। सबको थोड़ा शांत होने दो। ईशानी ने गलती की है, लेकिन परी का घर छोड़ देना और शाह परिवार का फोन ना उठाना, इन सब ने मामले को और बिगाड़ दिया है। अगर तुम अभी शाह हाउस गई तो पराग जी बहुत नाराज होंगे। राही ने गहरी सांस ली और बोली, तो क्या मैं कल भाई दूज पर भी नहीं जा सकती? मुझे तो बस अपनी बहन जैसी परी से बात करनी है। उसकी आंखों में सच्चाई और चिंता साफ दिख रही थी। ख्याति ने उसे सांत्वना दी, देखो राही, कभी कभी सही इरादे भी गलत वक्त पर गलत नतीजे दे देते हैं। फिलहाल सबको थोड़ा वक्त दो। राही ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में स्पष्ट था कि अगर कल हालात नहीं सुधरे तो वो कुछ भी करके परी से मिलने जाएगी। इधर अनुपमा बालकनी में खड़ी थी। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। लोग खुश थे, पर उसके दिल में सन्नाटा था। उसकी आंखें बार बार फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं, शायद राही का कॉल आए। देविका उसके पास आई और बोली, कभी कभी माँ होने का मतलब सिर्फ बच्चों की चिंता करना नहीं, बल्कि उन पर भरोसा करना भी होता है। अनुपमा ने बस इतना कहा, हाँ देविका, लेकिन जब बच्चे परेशान हो तो माँ का भरोसा भी बेचैन हो जाता है। उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क गया, जो उसके दिल की सारी व्यथा बयां कर गया। कहानी के इस मोड़ पर सब कुछ ठहर सा गया था। एक तरफ रिश्तों की दीवारें खामोशी से दरक रही थीं, तो दूसरी तरफ कोई उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अनुपमा, राही, परी और पूरा परिवार अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या नया साल इन पुराने जख्मों पर मरहम लगा पाएगा, या फिर ये रिश्ते हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। ख्याति बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई तो राही एकदम बेचैन हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, किससे बात करे, कहाँ जाए। उसका मन भारी था और आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। वह बार बार फोन उठाती फिर रख देती, जैसे कोई अनजाना डर उसे रोक रहा हो। उधर दूसरी तरफ अनुपमा रास्ते में कार से जा रही थी। देविका उसके साथ थी। ट्रैफिक धीमा था और शहर की रोशनी में भी अनुपमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। देविका ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या सोच रही हो? अनुपमा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, कल भाई दूज है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद पता नहीं तोशु पाखी से तिलक लगवाएगा या नहीं। मैंने तो हमेशा बच्चों को यही सिखाया था कि तकरार बड़ों की होती है, लेकिन त्योहार बच्चों के होते हैं। उन्हें त्योहार जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि जब बड़ों के रिश्ते डगमगाते हैं तो वही बच्चे होते हैं जो सब संभालते हैं। देविका ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहती हो। काश मेरे भी कोई भाई या बहन होते तो मेरा भी मायका होता। अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही तुम्हारा मायका हूँ देविका। जब भी जरूरत पड़े बस याद करना। देविका ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सभी बच्चों का मायका और ससुराल तो एक ही जगह है, यह भी कमाल की बात है। अनुपमा ने गंभीर स्वर में कहा, बस इसी बात से डरती हूँ। किसी एक की जिंदगी में कुछ हुआ तो उसका असर सब पर पड़ता है। रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है, और राही के लिए तो यह और भी मुश्किल है। देविका ने कहा, वो तुम्हारी बेटी है अनुपमा, संभाल लेगी। तुम्हारी तरह एक थप्पड़ और 5 पन्नों का भाषण दे देगी, सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अभी भी थी। इधर शाह हाउस में किंजल और तोशु के बीच माहौल तनावपूर्ण था। किंजल ने कहा, हमने कोठारियों का फोन नहीं उठाया, इसलिए अब वो भी हमारा नहीं उठा रहे। मुझे डर लग रहा है कि कल भाई दूज पर शायद हम उनसे मिल भी न पाएं। तोशु ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, परी ने मोटी बा से बदतमीजी की थी, वो गुस्सा होंगे ही। इतना सब होने के बाद त्योहार मनाने का क्या मतलब? किंजल ने कहा, लेकिन हर साल कुछ न कुछ गलत होता है और फिर त्योहार के मौके पर सब ठीक भी हो जाता है। शायद इस बार भी हो जाए। तोशु ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, त्योहार से पहले रिश्ते ठीक होने चाहिए किंजल। यहाँ मेरी बहन मेरी बेटी का घर तोड़ने में लगी है और मुझे उसी के साथ भाई दूज मनाना पड़ेगा। यह सुनकर पास खड़ी पाखी का दिल टूट गया। उसने सब कुछ सुन लिया था और आंखों से आंसू गिरने लगे।
उधर कोठारी हाउस में परी का गुस्सा थम नहीं रहा था। उसने ईशानी से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ईशानी बोली, परी मेरी बात तो सुनो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन परी का धैर्य जवाब दे गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम मेरी बहन होकर मेरा रिश्ता, मेरा विश्वास और मेरा दिल तोड़ गई। काश तुम मेरी बहन ही न होती। यह कहकर परी कमरे से बाहर निकल गई। ईशानी वहीं जमीन पर बैठ गई, आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्म का साया था। तभी उसका फोन बजा, वरुण का कॉल था। वह घबराकर बोली, मुझे अब परेशान मत करो वरुण, मुझे चैन से जीने दो। वरुण की ठंडी और खतरनाक आवाज आई, अगर तुम मर गई तो मेरे पैसे कौन देगा? ईशानी की सांसें रुक सी गईं। उसने कहा, मुझसे अभी पैसे अरेंज नहीं हुए हैं, थोड़ा समय दो। वरुण ने कहा, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ। अपनी खिड़की के बाहर देखो, मैंने तुम्हारी वो फोटो का पोस्टर लगवा दिया है। ईशानी ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वरुण ठहाका मारकर बोला, मजाक कर रहा था, लेकिन अगर कल सुबह तक पैसे नहीं दिए तो ये मजाक हकीकत बन जाएगा। पूरे शहर में तेरी फोटो होगी और तेरे घर वाले कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फोन कट गया। ईशानी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बैठ गई और रोने लगी। इधर अनुपमा की गाड़ी अचानक ट्रैफिक में फंस गई। ड्राइवर ने कहा, मैडम आगे टैंकर पलट गया है, इसलिए रास्ता बंद है। सरिता ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या करें? देविका ने कहा, वापस चलते हैं। ड्राइवर बोला, अभी यहाँ से मुंबई जाना मुश्किल है, आप चाहें तो कल निकलिए। देविका बोली, नहीं, हम किसी होटल में रुक जाएंगे, लेकिन अहमदाबाद वापस नहीं जाएंगे। अनुपमा खामोश थी, उसका मन बेचैन था। उसने सोचा, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, सब ठीक हो बस। उसी समय शाह हाउस में पाखी बार बार ईशानी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ईशानी, दरवाजा खोलो प्लीज, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा जोर से पीटा, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं। पाखी को डर लगने लगा। उसने घबराकर बाकी सबको बुलाया। सब इकट्ठे हुए और जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उसे तोड़ने का फैसला किया। इसी बीच अनुपमा को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, जो भी हो उसका असर राही और प्रेम के रिश्ते पर मत पड़ने देना। उधर प्रेम के फोन पर राही का कॉल आ रहा था, लेकिन किसी लड़की ने कॉल उठाकर तुरंत काट दिया। राही को हैरानी हुई। उसने फिर कॉल किया, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल फेल हो गया। वह और भी परेशान हो गई। इस बीच ईशानी को उसके फोन पर एक मैसेज मिला। उसमें उसकी निजी तस्वीर थी और साथ में लिखा था, अगर कल सुबह तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो कल तुम पूरे देश में मशहूर हो जाओगी। ईशानी के हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। कमरे में सन्नाटा छा गया था। रात बीती, लेकिन किसी को चैन नहीं मिला। अगली सुबह जब शाह परिवार ने दरवाजा तोड़ा तो सबकी चीख निकल गई। ईशानी फर्श पर बेहोश पड़ी थी, पास में जहर की शीशी गिरी थी। पाखी जोर से चिल्लाई, ईशानी! सब दौड़कर उसे उठाने लगे। किंजल ने तुरंत अनुपमा को फोन लगाया। उधर देविका ने फोन उठाया और दूसरी तरफ की आवाज सुनकर सन्न रह गई। अनुपमा की आंखों से आंसू गिर पड़े, जैसे दिल को कोई अनहोनी पहले ही महसूस हो चुकी थी।